नमस्कार, यूपीएस पानर्स के डेली करंट की वीडियो में आपका स्वागत है। तो 7 बज गए हैं और अब टाइम है आज के करंट अफेयर्स के डिस्कशन का। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो में भी आपको दिख रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। उनको जरूर सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपके जो कंसेप्ट हैं वो कितने क्लियर हुए हैं ये आप पहचान जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है, जिसमें हम लोग को आज के करंट अफेयर डिस्कस करने हैं। मार्च 4 2025 का जो पहला करंट है वो अमेरिका से संबंधित है और यहाँ पर बात हो रही है कि अमेरिका ने अपनी आधिकारिक भाषा घोषित कर दी है। और अमेरिका की जो आधिकारिक भाषा बनी है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज बनी है, वो है इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी को अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया है वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके इस चीज का जो निर्णय है वो जारी किया, आदेश जो है वो जारी किया। अभी तक अगर बात की जाए तो कोई भी अमेरिका की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, बिना ऑफिशियल लैंग्वेज के देश चल रहा था। हालांकि अमेरिका की जो अलग अलग स्टेट्स हैं, मुझे बताइए कि अमेरिका में कुल कितनी स्टेट्स हैं। ठीक। और अमेरिका की जो सबसे नई स्टेट है उसका नाम क्या है। ठीक। तो अमेरिका की जो स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में से 30 स्टेट्स ने अपने लेवल पर इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करके रखा था। लेकिन फेडरल लेवल की अगर बात करें तो फेडरल लेवल में अभी तक अमेरिका की कोई भी आधिकारिक या ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी। और अब इंग्लिश जो है वो अमेरिका की इकलौती जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई है। ठीक। यूनेस्को जो है वो ये कहता है कि जो इंग्लिश है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और दुनिया में 1.52 अरब लोग जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। और दूसरे नंबर पर चीन की मंदारिन आती है। यूनेस्को के अलावा एक और कैटलॉग हर साल जारी होता है, इसको बोलते हैं एथनो लॉग। ये एक कैटलॉग है जो पहली बार 1951 में जारी किया गया था और लगभग हर साल ये जारी किया जाता है। इस कैटलॉग में दुनिया में जो बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जो लिविंग लैंग्वेजेस है, उसको लिस्ट किया जाता है। और इसके हिसाब से आज की डेट में 2025 में देखा तो दुनिया में 7,159 भाषाएं बोली जाती हैं, जो लिविंग लैंग्वेजेस हैं, जिनको बोलने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं। और इस कैटलॉग में कम और किया जाता है कि भाषाओं को कितने लोग बोलते हैं उसके आधार पर लिस्ट भी किया जाता है। और लोगों को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। वो लोग जो किसी भी भाषा को फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं और वो लोग जो इसको सेकंड लैंग्वेज के रूप में बोलते हैं। ठीक। तो इसके आधार पर भी देखा जाए तो एथनोलॉग के हिसाब से भी नंबर 1 पर जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश ही दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और इसके हिसाब से यहाँ पर 1.515 बिलियन जो लोग हैं वो इंग्लिश को बोलते हैं, जिनमें से 380 मिलियन लोगों की ये फर्स्ट लैंग्वेज है और 1.135 बिलियन लोगों की ये सेकंड लैंग्वेज है। दूसरे नंबर पर आती है मंडारिन लैंग्वेज, जो चीन की भाषा है। मंदारिन इसको बोलने वाले लोगों की संख्या जो है वो इसके हिसाब से 1.14 बिलियन है। तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है वो है हमारी हिंदी। ये ध्यान रखिएगा, हिंदी दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में तीसरे नंबर पर है। और इस एथनोलॉग के हिसाब से दुनिया में 609 मिलियन लोग जो हैं वो हिंदी को बोलते हैं। कितने? 609 मिलियन लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं। हिंदी के बाद चौथे नंबर पर आती है स्पेनिश। पांचवें नंबर पर आती है हमारे पास अरेबिक। छठे नंबर पर फ्रेंच है। और सातवें नंबर पर फिर से एक भाषा है भारतीय, जिसका नाम है बंगाली, यानी कि बंगाली दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली सातवें नंबर की भाषा है। नेटिव स्पीकर्स की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्पीकर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर नेटिव स्पीकर्स की बात करेंगे तो फिर नंबर 1 पर मंदारिन आ जाती है। ठीक। टोटल स्पीकर्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और 10वें नंबर पर जो बोले जाने वाली भाषा है वो है उर्दू। ठीक। उर्दू 238 मिलियन लोगों के द्वारा दुनिया में बोली जाती है। तो ये दुनिया में 10वीं सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ठीक। इंग्लिश की अगर बात करें तो बहुत सारे देश दुनिया में ऐसे हैं जहां पर इंग्लिश जो है वो उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे लैंग्वेज है, जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन में भी एक सिंगल ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। साउथ अफ्रीका में 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इंग्लिश उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव लैंग्वेज मानी जाती है। सिंगापुर में भी कई सारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जिसमें इंग्लिश भी शामिल है। तमिल भी जो है वो सिंगापुर की ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में हिंदी के साथ साथ
जो इंग्लिश है वो भारत की एक सह आधिकारिक भाषा है। और ऐसे ही फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा जैसे देशों में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। भारत में देखें तो भारत में हमारे पास जो आर्टिकल 343 सब आर्टिकल 1 है, उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि जो संघ की राजभाषा है, जो यूनियन की राजभाषा है, वो हिंदी होगी और उसकी लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। ठीक। और 26 जनवरी 1950 से जो प्रावधान है वो लागू रहा। हालांकि संविधान लागू होने की तारीख यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद से अगले 15 सालों तक इंग्लिश का प्रयोग संघ के यानी कि यूनियन के सभी ऑफिशियल कामों के लिए जारी रखने की अनुमति दे दी गई थी। बाद में इसको और बढ़ा दिया गया। ठीक है। और आज भी भारत में जो इंग्लिश है वो बहुत सारे गवर्नमेंट, जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क्स हैं उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरी बात ये भी है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। साउथ इंडिया की बात करें तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया इधर। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। और जो नॉर्थ इंडिया है यहाँ पर हमारे पास हिंदी बोली जाती है। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये अलग अलग भाषा बोलने वाले प्रांतों के बीच में एक ब्रिज का काम भी भारत में करती है। तो इसलिए भारत में जो इंग्लिश है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा मानी जाती है। ठीक। तो ये अमेरिका की आधिकारिक भाषा और उससे संबंधित जो दूसरे फैक्ट्स थे वो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। फिर आगे आगे एक हमारी एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट को जारी किया है यूनेस्को ने, और रिपोर्ट क्या है, लैंग्वेज मैटर ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ठीक। और इसको जारी किया है यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी यानी कि ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग यानी कि जेम कमेटी ने इसको जारी किया है। ये जो कमेटी के द्वारा जारी ये जो रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट का नाम हम लोगों ने अभी देखा, लैंग्वेज मैटर ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, इस रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल लेवल पर 40% लोग ऐसे हैं जो उस भाषा में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं जिसे वो बोलते या समझते हैं। ठीक। अब अगर हम बात करें अपने उत्तर प्रदेश की ही, तो उत्तर प्रदेश में हमारी जो भाषा है जो आम जनता के द्वारा बोली जाती है जनरली वो हिंदी है। और बहुत से लोग हिंदी में उत्तर प्रदेश में ही ऐसे होते हैं जो हिंदी में तो बहुत ही फ्लुएंट है, हिंदी बहुत अच्छी तरीके से बोलो समझ लेते हैं। और इंग्लिश में वो उतने ज्यादा फ्लुएंट नहीं है, उनको बोलने या समझने में दिक्कत होती है। या कई बार ऐसे भी आपको बच्चे देखने को मिले होंगे अपनी इनिशियल स्टेजेस में पढ़ाई के, कि जिनको इंग्लिश नहीं आती उसके बावजूद भी वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप उनको इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं इसके बावजूद कि उनको ना इंग्लिश समझ में आ रही है ना वो इंग्लिश को ठीक से बोल पा रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि ग्लोबल लेवल पर 40% लोग ऐसे हैं जो उस भाषा में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं जिसे वो बोलते या समझते हैं। और ये जो चीज है ये एक बहुत बड़ा बैरियर है कि जब उस भाषा को वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, बोल ही नहीं पा रहे हैं, तो उसमें दी जाने वाली शिक्षा को वो कितना पकड़ पा रहे होंगे, कितना अडॉप्ट कर पा रहे होंगे, ये एक समझने वाली बात है। ठीक। वहीं ये कहा जा रहा है कि कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जो आंकड़ा है 90% तक पहुंच चुका है। और इससे 25 करोड़ से भी ज्यादा विद्यार्थी जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। ठीक। और ऐसी शिक्षा का कोई फायदा नहीं कि सामने वाले को वो भाषा ही नहीं आती है जिसको वो शिक्षा दी जा रही है, और उसको हम उस भाषा में वो शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कुछ पकड़ ही नहीं पाएगा, ना वो कुछ सीख पाएगा, ना वो समझ पाएगा। तो ये बेकार की कवायद है। यूनेस्को ने इसीलिए कहा है कि जो राष्ट्र हैं उनको बहुभाषी शिक्षा नीति अपनाने चाहिए, ऐसा यूनेस्को ने सिफारिश की है। यूनेस्को ने राष्ट्रों को बहुभाषी शिक्षा नीति अपनाने की सिफारिश की है। ये सारे जो पॉइंट हैं ध्यान रखने हैं। ठीक। अब यहाँ पर भाषा आधारित शिक्षा की चुनौतियां कई सारी अभी हम लोग देख रहे हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो भाषा के बारे में कहा गया है उसके बारे में बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है, और वो हिंदी भाषा का को शामिल करने से मना कर रहे हैं। आप अभी न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे, इसमें बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। ठीक। तो शिक्षकों की सीमित क्षमता, कई शिक्षकों को घरेलू भाषा में पढ़ाने का प्रशिक्षण जो है, ट्रेनिंग जो है वो नहीं मिली है। तो उनकी जो कैपेसिटी है वो क्या हो गई है, लिमिट हो गई है। स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री की कमी बनी हुई है। आज भी हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग हो गई, मेडिकल हो गई, और जो
हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो भी डिसिप्लिन है, उनमें अगर अच्छी मैटर्स की बात करें, अच्छी बुक्स की बात करें, तो वो नेटिव लैंग्वेज में अवेलेबल ही नहीं है। कितनी इंजीनियरिंग की और कितनी मेडिकल की किताबें हैं जो हिंदी भाषा में मौजूद हैं, या दूसरी ऐसे वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मौजूद हैं जो अलग अलग प्रांतों में भारत में बोली जाती हैं। तो स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री की कमी बनी हुई है। ठीक है। क्वालिटी एजुकेशनल मटेरियल ही नहीं अवेलेबल है, तो जब क्वालिटी एजुकेशनल मटेरियल ही नहीं अवेलेबल है, तो फिर जो नेटिव लैंग्वेज है, जो उनकी लोकल भाषा है, उसमें शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है। अभी भारत में एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जहां पर जो किताबें हैं, उन किताबों को वर्नाकुलर लैंग्वेज में, नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। उस प्रोग्राम का नाम क्या है, मुझे बताइएगा। हम लोगों ने उसके बारे में पिछले वीडियोस में बात की है। सामुदायिक विरोध भी होता है। कुछ समुदाय अपनी पारंपरिक भाषाओं को लेकर अनिश्चितता महसूस करते हैं और नई शिक्षा प्रणाली का विरोध करते हैं। भारत में यही हो रहा है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसका विरोध हो रहा है। मुख्य विरोध भाषा को लेकर ही है। ठीक। कि भाषा हमारे ऊपर थोपी जा रही है। तो यह सामुदायिक विरोध है। प्रवास और विस्थापन, 3.1 करोड़ से अधिक विस्थापित युवा भाषा की बाधाओं के कारण शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। कि वो जिस एरिया में रहते थे, वहां के एरिया की भाषा कुछ और है, और अब वो विस्थापन उनका हुआ और विस्थापित होकर वो कहीं और पहुंच गया, और वहां पर कोई और भाषा चल रही है, तो वहां पर जो शिक्षा दी जाएगी, वो शिक्षा तो जिस भाषा में दी जाएगी, हो सकता है उस भाषा से वो अवेयर ही ना हो। तो इस प्रकार वो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं। क्लियर। प्रवास बढ़ने से, माइग्रेशन से क्या है, भाषाई विविधता एक वैश्विक वास्तविकता बन रही। को दक्षिण भारतीय व्यक्ति मूव करके उत्तर भारत में आ जाता है और उसको किसी ऐसे स्कूल में भर्ती करा दिया जाता है जहाँ पर पढ़ाई हो रही है वो हिंदी में हो रही है और इंग्लिश में हो रही है। और अगर मान लिया जाए वो इंग्लिश में भी इतना फ्लुएंट नहीं है, वो अपनी मातृभाषा तमिल या तेलुगु में ही फ्लुएंट है, तो अब यहाँ पर उसको बड़ी समस्या चीजों को सीखने में और अपने जो शैक्षिक विकास है उसको हासिल करने में आएगी। ठीक। कक्षाओं में विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग मूव कर रहे हैं, ग्लोबल विलेज बन गई है दुनिया। तो ये जो अलग अलग भाषा बोलने वाले बैकग्राउंड वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनकी संख्या कक्षा में बढ़ रही है। भाषा की बाधा के कारण पढ़ाई और गणित सीखने की दर में गिरावट आई है। क्यों आ गई है, आप समझ सकते होंगे, हम लोगों ने देखा है। भारत में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, और उसमें मातृभाषा की भूमिका, यहाँ पर अभी जो झंझट चल रहा है, जिसकी मैंने बात अभी की थी, जिसमें हिंदी का विरोध किया जा रहा है कि हिंदी को जबरदस्ती दक्षिण भारतीय राज्यों के ऊपर थोपा जा रहा है और हिंदी को एक कंपल्सरी लैंग्वेज बनाने की बात की जा रही है कि हिंदी पढ़ानी ही पढ़ानी है। उसके बारे में जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उन्होंने साफ साफ अभी कहा है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वो हिंदी को अनिवार्य नहीं करता है। ये मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देने की वकालत करता है। ठीक। तमिलनाडु में तमिल, उड़ीसा में उड़िया, पंजाब में पंजाबी को प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा अभी क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से जारी किया गया है। ठीक है। अगर आप अखबार पढ़ रहे होंगे तो इन सब चीजों से आप अवेयर होंगे। कुछ राज्यों ने त्रिभाषा फार्मूले का विरोध किया है। जो थ्री लैंग्वेज फार्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, आप उससे अवेयर होंगे, उसका विरोध यहाँ पर किया गया है। शिक्षा पर प्रौद्योगिकी और महामारी का प्रभाव, कोरोना महामारी के कारण विद्यार्थियों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हम सब जानते हैं कि कितना प्रभाव विद्यार्थियों की शिक्षा पर पड़ा है। बिना एग्जाम दिए उनको पास कर दिया गया। क्लासरूम में पढ़ाई नहीं हो रही है, घर में पढ़ाई हो रही है, डिजिटल पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, क्लासेस ऑनलाइन तरीके से चल रही है। तो एक छोटा बच्चा जो क्लास 5th 6th 7th 8th 9th या 10th में है, वो उसमें कितना कंसंट्रेट होके पढ़ पाएगा। ठीक है। तो ये एक नकारात्मक प्रभाव है। डिजिटल शिक्षा का प्रभाव बढ़ा है, लेकिन भाषा की समस्या के कारण कई छात्र इसमें पीछे रह गए हैं। और इस समस्या का समाधान बहुभाषीय शिक्षा नीति अपनाकर किया जा सकता है, जिसमें मल्टीपल लैंग्वेजेस में एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये जो रिपोर्ट थी, हम लोगों ने देखा कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी। ये रिपोर्ट यूनेस्को की जो जेम कमेटी है, उस जेम कमेटी ने इसको जारी किया है। और रिपोर्ट का नाम हम लोग को पता है, लैंग्वेज मैटर ग्लोबल गाइडेंस ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। यूनेस्को का फुल फॉर्म हम सभी जानते हैं। फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन। ई फॉर एजुकेशन, और यहाँ पर हो जाएगा एजुकेशनल। एस फॉर होता है साइंटिफिक, यहाँ पर एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है। हिंदी में अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन।
ये यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है। किसकी है? यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशल एजेंसी है जो किस पर ध्यान देती है? जो इसके नाम में ही लिखा है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का काम करती है। इसको फॉर्म किया गया था, या यूनेस्को का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को इसको फॉर्म किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। इसका जो हेड क्वार्टर है, यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस में। और पेरिस कहाँ पर है? पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस किस नदी के तट पर सिचुएटेड है? ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि जो पेरिस है किस नदी के तट पर ये सिचुएटेड है। ठीक। फिर हम लोग चलते हैं आगे, और अगला जो पॉइंट है वो स्पेस से संबंधित है। यहाँ पर ब्लू घोस्ट मिशन नंबर 1 की बात हो रही है। ये जो ब्लू घोस्ट मिशन 1 है, ये अमेरिका की एक निजी कंपनी जिसका नाम है फायरफ्लाई एरोस्पेस। हम लोगों ने कल जब एथना मिशन की बात की थी तो हम लोगों ने फायरफ्लाई का भी शायद नाम लिया था, और मैंने बताया था कि फायरफ्लाई ने भी ल्यूनर एक मिशन भेजा है चंद्रमा पर। तो फायरफ्लाई का ये जो ल्यूनर मिशन है, इसका चंद्रमा पर इसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग हो गई है। सॉफ्ट लैंडिंग हुई है, सफल लैंडिंग हुई है। ठीक, फायरफ्लाई की। ब्लू घोस्ट मिशन समझ गए ना, चंद्रमा पर लैंडिंग का मिशन है। फायरफ्लाई एरोस्पेस का है। यहाँ पर ध्यान रखें, ये एक निजी कंपनी है। निजी कंपनी की सफलतापूर्वक लैंडिंग है, लेकिन जो फायरफ्लाई एरोस्पेस एरोस्पेस है, ये पहली निजी कंपनी नहीं है जिसने चंद्रमा पर ये लैंडिंग करी है। ये दूसरी निजी कंपनी है। ये दूसरी निजी कंपनी कैसे है? क्योंकि जो पहली निजी कंपनी है जिसने चंद्रमा पर लैंडिंग की थी, उसका नाम है इंट्यूटिव मशीन्स, जिसका इतना मिशन भी है ना, इंट्यूटिव मशीन्स। इसने 22 फरवरी 2024 को, 22 फरवरी 2024 को जो चंद्रमा पर जो एक लैंडिंग थी उसको सफलतापूर्वक पूरा किया था। और इसका जो मिशन था उसका नाम क्या था? उसका मिशन का नाम था ओडिसियस। ठीक। कहीं कहीं इसको ओडिसी भी लिखा आपको मिलेगा, लेकिन इसका जो सही पूरा नाम है वो ओडिसियस है। ओडिसी भी लिखा मिल जाए तो इसको मान लीजिएगा आप। ठीक है। और ओडिसियस को लॉन्च किया गया था IM-1 मिशन के रूप में। IM-1 वही इंट्यूटिव मशीन्स का पहला मिशन के रूप में। ये अमेरिका द्वारा पिछले 50 वर्षों में किया गया पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था। ठीक है, पहला चंद्र लैंडिंग मिशन था 1972 में, अगर देखा जाए। ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो ये जो ओडिसियस है, ये कहाँ पर उतरा था? ये उतरा था चंद्रमा के साउथ पोल पर, दक्षिणी ध्रुव पर। और जगह का नाम क्या था? मालापर्ट ए क्रेटर। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मालापर्ट ए क्रेटर के पास ये उतरा था। ठीक। अब यहाँ पर ये जो लिखा है ना कि ब्लू घोस्ट मिशन ने सीधा उतरकर सफलता प्राप्त की है, तो जो ओडिसियस जब उतरा था तो उतरते समय थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन हो गया था, दूरी का, सतह की दूरी का और स्पीड का। तो थोड़ा सा उस मिसकैलकुलेशन की वजह से लड़खड़ा गया था और इस लैंडर की एक टांग टूट गई थी। लेकिन उस एक टांग टूटने के बावजूद भी ये प्रॉपरली उसने वहां पर काम किया, और जो भी इसके कंपोनेंट्स थे उसने प्रॉपर तरीके से फंक्शन किया, तो ये सफल लैंडिंग मानी जाती है। लेकिन ये सीधी लैंडिंग नहीं थी, क्योंकि एक टांग टूटने की वजह से ये जो लैंडर था ये गिर गया था। लेकिन उसके बावजूद भी इसने अपना मिशन पूरा किया, तो ये सफल लैंडिंग थी, लेकिन ये सीधी लैंडिंग नहीं थी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि चंद्रमा पर लैंड करने वाली पहली जो निजी कंपनी है वो इंट्यूटिव मिशन का ओडिसियस है, जो IM-1 मिशन के अंतर्गत गया था। ठीक। और ब्लू घोस्ट मिशन दूसरी निजी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस का है। लेकिन चंद्रमा पर सीधी लैंडिंग करने वाली जो पहली कंपनी है वो कौन है? वो फायरफ्लाई एरोस्पेस है। इसको आप समझ रहे होंगे, है ना, क्योंकि उसका इंट्यूटिव मिशन वाला वो लैंडर थोड़ा सा, तो उसका एक टांग टूट गई थी, इसलिए वो सीधी लैंडिंग नहीं कर पाया था। ठीक। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें कि ये जो IM-1 मिशन है, ये नासा का जो एक मिशन है CLPS, नासा के CLPS मिशन का पार्ट था। अब CLPS क्या है? CLPS है कॉमर्शियल ल्यूनर या लूनर पेलोड सर्विसेज।
कमर्शियल लूनर पेलोड सर्विसेज कार्यक्रम का ये हिस्सा है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? चंद्रमा तक पहुंचने के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा देना। तो इस सीएलपीएस के तहत जो नासा है वो चंद्रमा तक पहुंचने के लिए निजी कंपनियों की भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है, और ये उसके एक लॉन्ग टर्म मिशन का हिस्सा है जिसका नाम है आर्टेमिस। हम लोग अभी आर्टेमिस के बारे में बात करते हैं, पहले इस पॉइंट को पूरा कवर कर लें। तो ये पहली थी जिसने सीधी उतर कर सफलता प्राप्त की, और वैसे देखा जाए तो ये दूसरी निजी कंपनी है। ठीक, आगे देखते हैं। और ये जो ब्लू घोस्ट मिशन है, ये जो ब्लू घोस्ट मिशन है ना, मिशन ब्लू घोस्ट 1, इसको लॉन्च किया गया था 15 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट से, और ये 3 मार्च को चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में मोन्स लॉट्रे नामक ज्वालामुखी संरचना के पास इसने लैंडिंग की है। इसको ध्यान रखना है, कहाँ पर? मॉन्स लॉट्रे नामक ज्वालामुखी संरचना, मॉन्स मतलब माउंटेन। ठीक, जो ब्लू घोस्ट मिशन है ये नासा और निजी उद्योग फायरफ्लाई के संयुक्त प्रयास का हिस्सा है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सीएलपीएस मिशन के तहत लागत को कम करना और आर्टेमिस कार्यक्रम का समर्थन करना। अब आर्टेमिस कार्यक्रम को हम लोग समझ लेते हैं। जो आर्टेमिस बेसिकली प्रोग्राम है, आर्टेमिस जो प्रोग्राम है ये मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है। किसका? नासा का मून एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है, जिसको शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। ठीक, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है मानव को दोबारा से चंद्रमा पर पहुंचाना। ठीक, इसके पहले मानव चंद्रमा में केवल एक बार गया है, अपोलो 17 मिशन जो 1972 का था, नासा का। उसमें मानव पहुंचा है चंद्रमा पर। उसमें कौन कौन लोग गए थे? 3 लोग गए थे, उन तीनों के नाम मुझे आप कमेंट में बताइएगा, और यही बताइएगा कि चंद्रमा पर कदम किसने रखा और कौन जो था वो ऑर्बिट पर ही था। ठीक है, क्लियर। और अब इसको दोबारा भेजना चाहता है, और इसका जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है वो है कि चंद्रमा पर एक परमानेंट बेस बनाना। ठीक, चंद्रमा पर एक परमानेंट बेस बनाना भी जो आर्टेमिस मिशन है उसका हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर हमारा चंद्रमा है। ये लॉन्ग टर्म सोच रहा है नासा, अभी चंद्रमा तक जाने वाला है और वो आगे मंगल ग्रह तक जाने वाला है। तो ये कोशिश कर रहा है कि मंगल ग्रह तक अगर हम ह्यूमंस को पहुंचाना चाहते हैं तो हमको अंतरिक्ष में एक बेस चाहिए। तो वो मंगल ग्रह तक ह्यूमंस की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए चंद्रमा को एक बेस के रूप में स्टैब्लिश करना चाहता है। ठीक, फॉर इट्स फ्यूचर मार्स मिशन। ठीक है, समझ में आ गई बात ये? मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। और आर्टेमिस बेसिकली नाम क्यों रखा गया है? आर्टेमिस जो नाम रखा गया है वो एक देवी के नाम पर रखा गया, एक ग्रीक गॉडेस है। ग्रीक गॉडेस हैं जिनका नाम है आर्टेमिस, और ये क्या है? गॉडेस ऑफ मून। गॉडेस ऑफ मून है। ठीक, तो आर्टेमिस प्रोग्राम ये है, इसमें ओरियन अंतरिक्ष यान का और जो स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट वगैरह का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया तो मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है पॉइंट। ठीक, आगे चलते हैं। आगे एक और इम्पोर्टेंट खोज हुई है, इसका नाम है अल्टियरीज रिंग। अल्टियरीज रिंग। अल्टियरीज रिंग पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं क्या ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है ईएसए, इसने एक एक मिशन शुरू किया था, इसका नाम था यूक्लिड स्पेस मिशन। यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन शुरू किया था, और इस यूक्लिड अंतरिक्ष मिशन ने एक आकाश गंगा है ब्रह्मांड में जिसका नाम है आकाश गंगा NGC 6505। ठीक, गैलेक्सी NGC 6505। इस गैलेक्सी NGC 6505 में उसने आइंस्टाइन रिंग की खोज की है। किसकी खोज की है? आइंस्टीन रिंग की खोज की है। अब यहाँ पर बात आती है कि आइंस्टीन रिंग है क्या। तो अगर हम देखें तो हमारे यहाँ एक बहुत महान वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया आइंस्टाइन रिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई सारी ऐसी भविष्यवाणियां की थी जो अब सही साबित हो रही स्पेस के बारे में।
तो उन्होंने एक भविष्यवाणी अपने समय में की थी, लगभग आज से 100 साल पहले की बात है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि अगर अंतरिक्ष में कोई बड़ा सेलेस्टियल बॉडी है, तो कभी कभी कुछ परिस्थितियों में वो सेलेस्टियल बॉडी एक लेंस की तरह काम कर सकती है। अब लेंस का काम क्या होता है अगर हम देखें, तो लेंस हमारे दो तरीके के होते हैं। एक लेंस ऐसा होता है और एक लेंस ऐसा होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्तल दर्पण, इसको हिंदी हिंदी में क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। तो अगर यहाँ से प्रकाश जाता है, अगर हम इसकी बात करें, तो यहाँ से अगर प्रकाश जाता है, ठीक, तो प्रकाश इससे जाने के बाद प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं और एक स्थान पर केंद्रित हो जाती हैं। वहीं अगर हम ये वाले लेंस की बात करें, जिसको हम हिंदी में अवतल बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप मुझे बताइए। इससे अगर प्रकाश जाता है तो ये भी मुड़ जाता है, लेकिन किधर मुड़ता है, बाहर की तरफ मुड़ जाता है। तो लेंस का काम क्या होता है, लेंस का काम होता है प्रकाश को मोड़ देना, या तो अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ, उसमें विचलन ला देना, उसमें डेविएशन ला देना। ये डिपेंड करता है लेंस किस प्रकार का है। तो यही आइंस्टीन ने कहा था उस समय कि अगर कोई एक बड़ा खगोलीय पिंड है, कोई बड़ी आकाश गंगा हो सकती है, कोई बड़ा ब्लैक होल हो सकता है, या कोई ऐसा ही दूसरा खगोलीय पिंड हो सकता है, वो एक लेंस की तरह काम कर सकता है और अपने पीछे से आने वाले प्रकाश की किरण में क्या कर सकता है, डेविएशन पैदा कर सकता है, उसमें विचलन पैदा कर सकता है, उसके रास्ते को बदल सकता है। ठीक, क्लियर। यानी कि किसी बड़े गैलेक्सी ग्रुप या कोई बड़ा सेलेस्टियल जो बॉडी है, वो, और ये जो लेंस है ये कांच का तो है नहीं, तो ये किस वजह से हो रहा है, उस पिंड की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो ऐसे लेंस को बोला गया ग्रेविटेशनल लेंस। क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल लेंस। ठीक, ग्रेविटेशनल लेंस बोला गया। उन्होंने कहा कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक कोई ब्लैक होल है या कोई बड़ा एक बड़ी गैलेक्सी का ग्रुप है और पीछे से किसी स्टार से यहाँ से लाइट आ रही है, तो इसके पास आने पर इसकी ग्रेविटी की वजह से उस लाइट में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। वो लाइट क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी, किसी भी तरफ मुड़ सकती है, इधर मुड़ सकती है, इधर मुड़ सकती है, लेकिन डिफ्लेक्शन आ जाएगा। तो ये क्योंकि लाइट को डिफ्लेक्ट कर रहा है, लाइट में परिवर्तन, उसकी रास्ते में परिवर्तन ला रहा है, तो उसको क्या बोला गया, लेंस बोला गया। और ये ग्रेविटी की वजह से आ रहा है, तो उसको क्या बोला गया, ग्रेविटेशनल लेंस बोला गया। ठीक है, ग्रेविटेशनल लेंस बोला गया। और ये कहा गया कि अगर ये जो ये डिफ्लेक्शन है, ये पूरी तरीके से हो, कंप्लीट तरीके से हो, तो यहाँ पर जो इमेजेस देखने को मिलेंगी आगे से, वो एक गोले के रूप में देखने को मिलेंगी। ठीक है, गोले के रूप में देखने को मिलेंगी। तो ये जो इमेजेस इसकी वजह से बन रही हैं, जो एक गोले के रूप में बनेंगी, इन्हीं इमेजेस को बोला गया अल्टियरीज रिंग। ठीक, इन्हीं को क्या बोला गया, अल्टीरीज रिंग। वैसे तो इनका नाम आइंस्टाइन रिंग है। क्या बोला जाता है, आइंस्टाइन रिंग, इन जनरल नाम इसका नाम आइंस्टाइन रिंग है। लेकिन लेकिन ये वाली जो आकाश गंगा है, NGC 6505, ठीक, NGC 6505, इस NGC 6505 में यही सेम घटना जो आइंस्टाइन ने उस समय बताई थी, उसको देखा गया। ठीक है, लगभग 2017 के आसपास उसको देखा गया था। सॉरी, 2023 में, 2023 में ब्रूनो अल्टियरी ने इसको देखा था, यहाँ पर इस वाले गैलेक्सी में देखा था। और बाद में इसको इसकी पुष्टि हुई कि हाँ वास्तविकता में यहाँ पर ये घटना हो रही है। तो इन्हीं ब्रूनो अल्टियरी के नाम पर इस गैलेक्सी के पास बनने वाले इस आइंस्टाइन रिंग का नाम रख दिया गया अल्टियरीज रिंग। ठीक है, अल्टियरीज रिंग इसका नाम रखा गया। और यूक्लिड जो मिशन है, इस यूक्लिड मिशन ने 14 फरवरी 2024 को जब अपना ऑफिशियल स्काई सर्वेक्षण शुरू किया, तो ये इसने यहाँ पर भी क्या किया, इसको कहा कि हाँ ऐसा है। तो ये अल्टीरी रिंग यहाँ पर मिली है। हमको ध्यान रखना है कि ये कौन सी आकाशगंगा में, NGC 6505 पे है। और ये जो रिंग है पृथ्वी से 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। जो अगर हम ब्रह्मांड को देखें, पूरे खगोलीय पैमाने को देखें, तो 590 मिलियन प्रकाश वर्ष एक बहुत बड़ी दूरी नहीं मानी जाती है ब्रह्मांड के आकार को ध्यान में रखते हुए। ठीक, और ये कहा जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में ये जो यूक्लिड मिशन है, ये 1 लाख नए ऐसे और जो गुरुत्वाकर्षण लेंस या आइंस्टीन रिंग है उनको खोजने का काम कर सकता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आ जाते हैं, एक योजना शुरू हुई, इसका नाम है स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम। ठीक,
इसकी शुरुआत जो है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में की गई है। और ये जो इनिशिएटिव है, जो कार्यक्रम है, ये महिला छात्राओं को एंटरप्रेन्योरशिप की मानसिकता, रिसोर्सेज और गाइडेंस देने के लिए शुरू किया गया है, जिससे वे अपने व्यवसायों की स्थापना कर सके और अपने व्यवसायों को एक्सपैंड कर सके। यानी कि महिलाओं में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया है। शुरू किसने किया है? ये शुरू किया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और नीति आयोग के संयुक्त सहयोग से इसको शुरू किया गया है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में इसको शुरू किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ देश भर के और दूसरे जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहां पर भी इसको एक साथ लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने देखा अभी क्या है कि उच्च शिक्षण संस्थानों, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की छात्राओं को एंटरप्रेन्योरशिप की मानसिकता देना, उनकी सोच को वैसे डेवलप करना, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करना और उनको गाइडेंस से देते हुए उनको एम्पावर करना है, उनको सशक्त बनाना है। इस पहल के माध्यम से जब उनके अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आ जाएगी, एंटरप्रेन्योरशिप की मानसिकता डेवलप हो जाएगी, संसाधन मिलेंगे, मार्गदर्शन मिलेंगे, तो उनको अपना स्टार्टअप और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और सहयोग भी प्रदान किया जाएगा, जिससे जो महिलाएं हैं वो नौकरी करने वाली से बदलकर नौकरी देने वाली बन जाएंगी। यानी कि रोजगार प्राप्तकर्ता से बदलकर क्या बन जाएंगी? रोजगार प्रदाता बन जाएंगी। ठीक। अब इस कार्यक्रम के जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो क्या क्या हैं, तो यहाँ पर पहला है उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में EAP बोला जाएगा। यहाँ पर 2 दिन की वर्कशॉप चलाई जाएगी और उस वर्कशॉप के माध्यम से लगभग 600 छात्राओं को एंटरप्रेन्योरशिप की जो बेसिक स्किल्स हैं, जो एसेंशियल स्किल्स हैं, मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और जो जो व्यावसायिक कौशल है, जो बिजनेस स्किल्स है, वो इन कार्यशालाओं के माध्यम से सिखाया जाएगा। उसके बाद होता है महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, यानी कि EDP, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि EDP। इसमें 40 घंटे का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें इन 600 में से 300 छात्राओं को सिलेक्ट किया जाएगा और इन 300 सिलेक्टेड छात्राओं को व्यावसायिक विकास, यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट, वित्तीय संसाधन यानी कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बाजार से जुड़ाव यानी कि मार्केट लिंकेजेस और लीगल प्रोसेसेस और दूसरी कंप्लायंसेस की जानकारी इनको दी जाएगी, 300 सिलेक्टेड लड़कियों को। ठीक। इनको ये सब देने के बाद फिर शुरू होगा मेंटरशिप और सहायता प्रणाली, यानी कि मेंटरशिप एंड सपोर्ट सिस्टम। जो लोग शुरू करेंगे अपना स्टार्टअप या व्यवसाय, उनको 6 महीने की गाइडेंस और सपोर्ट दी जाएगी, जिससे कि जो प्रतिभागी हैं वो अपनी व्यावसायिक योजनाओं को व्यवहारिक रूप से लागू कर सके, एनेबलिंग पार्टिसिपेंट्स टू इम्प्लीमेंट देयर बिजनेस प्लान्स प्रैक्टिकली। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसमें 5 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र होगा। इसमें भाग लेने वाले संस्थानों के शिक्षकों को छात्राओं को उद्यमिता के क्षेत्र में मार्गदर्शन देने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। तो ये क्या होगा? ये फैकल्टी के लिए है कि भाई जिस जिस स्कूल में ये सब प्रोग्राम्स किए जाएंगे, जिन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में किए जाएंगे, वहाँ की फैकल्टी ही तो उनको प्रमोट करेगी, उनको वो प्रेरित करेगी कि आप इस तरीके के काम करें। तो उनको, उन टीचर्स को, उन फैकल्टीज को, शिक्षकों को ट्रेन किया जाएगा, जिससे कि वो छात्राओं को एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में उनको गाइड कर सके, गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। फिर आएगा अवार्ड टू रिवार्ड्स पहल, यानी कि अवार्ड टू रिवार्ड्स इनिशिएटिव। इसमें वो महिला उद्यमी जो सफल हो जाएंगी यहाँ पर उनको सम्मानित किया जाएगा, जिससे कि जो दूसरी छात्राएं हैं वो भी क्या हो सके, वो भी इंस्पायर हो सके, प्रेरित हो सके। ठीक। ये जो पहल है 10% से अधिक EDP प्रशिक्षित महिलाओं को सफल उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित करेगी, यानी कि कोशिश की जाएगी कि जो EDP में है, देखिए EDP क्या था? EDP यहाँ पर था महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें 300 चयनित छात्राओं को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि उन 300 में 10% से ज्यादा लोगों को, महिलाओं को प्रेरित किया जाएगा कि वो सफल उद्यम स्थापित करें। तो 300 लोगों को तो ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन ये प्रयास किया जाएगा कि 300 में से कम 30 या 30 से ज्यादा जो है वो इस उद्यम स्थापित कर सकें। उत्तर प्रदेश के मेरठ और वाराणसी के साथ साथ तेलंगाना और पूर्वी भारत में भी इसको इफेक्टिव तरीके से क्या किया जा रहा है? लागू किया जा रहा है।
इसी मौके पर, इसके शुरुआत के मौके पर ही, जो राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान है, यानी कि NIESBUD, NIESBUD का हिंदी में तो फुल फॉर्म आप लोगों ने देख लिया, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान। इंग्लिश में अगर इसका हम लोग नाम देखें तो इसका नाम है द नेशनल, अच्छा लिखा तो हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट। इसने दो इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, यानी कि जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उसको साइन किया है। किसके साथ साइन किया है? एक साइन किया है स्किल्स डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ। क्यों किया है? उद्यमिता कौशल विकास यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम निर्माण यानी कि करिकुलम डेवलपमेंट, और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्किल्स डेवलपमेंट नेटवर्क के साथ इसने क्या किया है? समझौता किया है। दूसरा समझौता किया गया है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के साथ, और इसमें क्या किया है कि प्रशिक्षण कार्यशालाओं यानी कि वर्कशॉप और इंक्यूबेशन सपोर्ट के माध्यम से एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए दूसरा वाला MOU जो है वो साइन किया गया है, टू स्ट्रेंथन एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू ट्रेनिंग वर्कशॉप्स एंड इंक्यूबेशन सपोर्ट। इंक्यूबेशन सपोर्ट क्या होता है? शुरुआती जो सहायता दी जाती है उसको इंक्यूबेशन सपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्लाइंग अफसर तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह लखनऊ की हैं, और इनके पिता, इनके दादा, वो भी जो थे वो डिफेंस फोर्सेस में थे। और फ्लाइंग अफसर तनुष्का सिंह जो है वो भारतीय वायुसेना के जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन में स्थायी नियुक्ति पाने वाली पहली महिला पायलट बनी है। परमानेंट अपॉइंटमेंट पाने वाली पहली महिला पायलट बनी किसमें? जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन ऑफ इंडियन एयर फोर्स। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, महिलाएं आगे बढ़ रही हैं डिफेंस में भी। फिर आता है खेल। खेल में बेंगलुरु ओपन 2025, नाम से ही जाहिर है बेंगलुरु में आयोजित हुआ, और ये टेनिस प्रतियोगिता है। इस टेनिस प्रतियोगिता में जो विजेता हैं वो कौन है? वो है ब्रैंडन होल्ट, जो कि अमेरिका के हैं। और ब्रैंडन होल्ट ने हराया है शिनतारो मोचिजुकी को, जो कि जापान के हैं। ठीक, शिनतारो मोचिजुकी को इन्होंने हराया है। ब्रैंडन होल्ट का भारत में ये पहला दौरा था जिसमें उनको जीत हासिल हुई है। नेक्स्ट है हमारा चिली ओपन। ये भी एक टेनिस प्रतियोगिता है, और सैंटियागो जो चिली की राजधानी है वहां पर इसको आयोजित किया गया है। चिली में एक बहुत मशहूर डेजर्ट है, वो डेजर्ट का नाम आप मुझे बताइए कि वो कौन सा डेजर्ट है। अगर आप बता सकें कि उस डेजर्ट का डेवलपमेंट किस वजह से हुआ है तो वो भी एक चेरी ऑन द टॉप हो जाएगा। आप मुझे बताने की कोशिश करिए कि वो डेजर्ट जो है वो डेजर्ट क्यों डेवलप हुआ है वहां पर। ठीक, तो यहाँ पर ये डबल्स प्रतियोगिता में जो विजेता रहे वो ऋत्विक बोलीपल्ली हैं भारत के, और निकोलस बरियंटोस कोलंबिया की इनकी जोड़ी है। किसकी जोड़ी है? भारत के ऋत्विक बोलीपल्ली और निकोलस बेरियंटोस जो कोलंबिया के हैं, उनकी जोड़ी ने इसमें जीत हासिल करी है। और उपविजेता कौन रहे? मैक्सिमो गोंजालेज और आंद्रेस मोल्टेनी, दोनों कहाँ के? अर्जेंटीना के हैं। ऋत्विक बोलीपल्ली के करियर का 14वां डबल्स खिताब है, और ऋत्विक जो है वर्तमान में डबल्स रैंकिंग में 74th पोजीशन में दुनिया में इस समय मौजूद हैं। तो ये हमारा करंट था आज का, इसको आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर लीजिए। इससे रिलेटेड MCQs शाम को आ जाएंगे, उसको अटेम्प्ट करिए। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करिए। रिवीजन बैच आने वाला है RO के लिए, आपका मन हो तो ज्वाइन करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।